गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में किरचॉफ का प्रथम नियम कर चुके थे, आज की वीडियो में हम करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, जैसे प्रथम नियम के तीन नाम थे कि धारा का नियम, संधि का नियम और आवेश संरक्षण का नियम, तो इसके द्वितीय नियम के भी तीन नाम है। तो मैं ये तीनों नाम इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो। एग्जाम में वो किसी भी नाम से पूछ सकता है। आप अगर किरचॉफ का द्वितीय नियम नाम से याद करके गए उसको और इनमें से कोई नाम दे देगा तो आप नहीं लिख पाओगे। आपने केवल वोल्टता का नियम याद रखा और बंद पाश का नियम बता दिया उसने, ऊर्जा संरक्षण का नियम से पूछ लिया कि ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए, तो आप नहीं लिख पाओगे। इसलिए मैं आपको तीनों नाम लिखवा रहा हूँ। उसमें भी मैंने आपको तीनों नाम लिखवाए। बाकी जो मेन नाम है इसका वो है वोल्टता का नियम, और जो प्रथम नियम का मेन नाम है वो है संधि का नियम। बाकी ये तीनों नाम है। तीनों नाम से कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को ये तीनों नाम में से कोई भी नाम से दे सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो तीनों नाम याद करना ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसे वोल्टता का नियम, लूप या बंद पाश का नियम, या तो लूप का नियम या बंद पाश का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो इसकी भी टोटल तीन नाम है, आप ये नाम नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, डेफिनेशन और डायग्राम। इसकी डेफिनेशन और डायग्राम एक पे नहीं आ सकते, इसलिए मैं केवल आपको पहले नाम लिखवा रहा हूँ। ये नाम लिख लो, उसके बाद मैं ये मिटा दूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन लिखूंगा और यहाँ पर डायग्राम लिखूंगा। जब दोनों साथ में लिखूंगा तो ही आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, वरना नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए आप ये पहले नोट कर लो नाम और ये इसके तीनों नाम। ओके, नोट्स वाइज ही बनाना है। जैसे कि ये लिखा है सेकंड नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसके नीचे ये वोल्टा का नियम, लूप का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके जस्ट नीचे मैं परिभाषा लिखूंगा। मेरे पास तो स्पेस नहीं है इसलिए मिटा के लिखूंगा, आपके पास स्पेस होगा इसलिए इसके जस्ट नीचे परिभाषा, डेफिनेशन और उसके जस्ट नीचे डायग्राम। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ वैसे वैसे आप भी लिखना। हाँ, तो ये है हमारे किरचॉफ के द्वितीय नियम यानी वोल्टा नियम की परिभाषा। मार्कर की इंक भी खत्म हो गई है, भरनी पड़ेगी, कोई नहीं। उससे पहले हम समझ लेते हैं परिभाषा क्या है। किसी विद्युत परिपथ में, ये हमारा एक विद्युत परिपथ है जो मैं बता चुका हूं, किसी बंद पाश के, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पाश के विभिन्न मार्गों से प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पाश में कार्यरत समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब मैं आपको टुकड़ों में करके बताता हूँ कि हो रहा क्या है परिभाषा में। कि ये परिभाषा कुछ नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूं आपको ये परिभाषा समझ में आ जाएगी। फॉर्मूला देख के आप इजीली परिभाषा बोल सकते हो कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पाश में, बंद पाश जो द्वितीय नियम है वो बंद पाश के लिए लागू होता है, ये मैं कल ही आपको बता चुका था, आज वापस बता देता हूँ। इसलिए इसको बंद पाश या लूप का नियम भी कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में बंद पाश में विभिन्न मार्गों से प्रवाहित होने वाली धारा, विभिन्न मार्गों से प्रवाहित होने वाली धारा, माना हमने आई, मार्कर की इंक खत्म हो गई, इंक भरनी पड़ेगी। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ वापस। हाँ, तो आगे बढ़ते हम। इंक भर ली हमने, मार्कर में इंक खत्म हो गई थी, क्या करें, भूल गए भरना। ओके, तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पाश के विभिन्न मार्गों से प्रवाहित होने वाली धारा, धारा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के, यानी जैसे यहां से ये I1 प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर ये I1 जा रही है, I1 का संगत प्रतिरोध कौन सा है, R1। क्यों? क्योंकि ये I1 इस R1 होकर जाएगी। I2 प्रवाहित हो रही है R2 से, तो I2 धारा का संगत प्रतिरोध कौन सा हुआ, R2। I3 है, I3 क्या हो गई, I1 प्लस I2 दोनों को ऐड किया तो I3 धारा हो गई। I3 धारा यहां से नीचे आकर कहां से बह रही है, I3 से, R3 प्रतिरोध से, तो I3 धारा का संगत प्रतिरोध क्या हुआ, R3। तो ये, तो विभिन्न मार्गों से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, कौन सी धारा और कौन से प्रतिरोध का, संगत प्रतिरोध का, उस धारा, वो धारा जिस प्रतिरोध में से गुजर रही है उसका, उस धारा का उस प्रतिरोध के साथ गुणनफल।
I इंटू आर प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग को मैं आपको बता चुका हूं कि सिग्मा से दर्शाएंगे हम। सिग्मा जैसे I1 R1, यहाँ पर I1 R1 है, I2 R2 है, I3 R3 है, तो इन सबको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू छोटी क्लास में लिखते थे I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, तो उनको जोड़ के इन दोनों का गुणा करवाना है और उसके बाद सब में जो संगत प्रतिरोध जो संगत धारा है उनका गुणा करवाना है और फिर इन सबको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे। यहाँ पर हम लिखते थे I इक्वल टू 1 से n तक, n यानी जो भी यहाँ पर 3 है तो 3 तक। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे सिग्मा आई आर, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, सिग्मा आई आर यानी विभिन्न मार्गों से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पाश में, इस बंद पाश में, उस पाश में कार्यरत समस्त विद्युत वाहक बल, यानी ये जो सेल है विद्युत वाहक बल है, सेल के समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी इसकी जो वैल्यू है बीजगणितीय योग के बराबर होती है। किसका बीजगणितीय योग? समस्त विद्युत वाहक बल E, तो इसको भी बीजगणितीय योग है यानी सिग्मा से प्रेजेंट करेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू सिग्मा E, तो बीजगणितीय योग ये हो गया। तो किसी बंद पाश में विभिन्न मार्गों से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योग उस बंद पाश में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये हमारी परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब फॉर्मूला देख के हम इजी से परिभाषा बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से समझे, एक बार आपस में एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोई बंद परिपथ है, उसके विभिन्न मार्ग है, ये मार्ग यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3 बह रही है। विभिन्न मार्गों से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध R1 R2 R3, उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल I1 R1 I2 R2 I3 R3, उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योग का बीजगणितीय योग उस बंद पाश में उपस्थित या फिर उस पाश में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा ई के बराबर होता है। ओके, तो बहुत इजी है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आप परिभाषा लिख लीजिए, उसके नीचे ये लिख लेना सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, उसके नीचे ये डायग्राम बना देना। इस डायग्राम के थ्रू हम बताएंगे कि इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, किरचॉफ के द्वितीय नियम पर, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन हल कैसे करते हैं, उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना है। तो इसके जस्ट नीचे पहले परिभाषा लिखना, परिभाषा के नीचे ये सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना और उसके जस्ट नीचे ये डायग्राम बना देना। सब E1 है, E2 है, विद्युत वाहक बल दोनों E1 E2, I1 धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है और यहाँ से यहाँ पर जा रही है, यहाँ से I2 निकलकर नीचे आ रही है और यहाँ से I1 भी नीचे आ रही है, तो I1 प्लस I2 मिलकर क्या होगी I3 यहाँ से नीचे जाकर वापस यहाँ पर आ रही है, ऊपर जा रही है I1 प्लस I2, तो यहाँ से I1 तो सीधी ऊपर जा रही है और I2 इधर जा रही है, तो ये वापस I1 और I2 में बट गई और I1 वापस इधर जा रही है, तो I1 इस पूरे परिपथ में चल रही है और I1 I2 दोनों इस परिपथ में चल रही है और इस लाइन में केवल I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये डायग्राम आप नोट कर लो और डेफिनेशन वगैरह सब। तो यही हमारे किरचॉफ के द्वितीय नियम की परिभाषा है और वही हमारा सूत्र है सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, हमारे किरचॉफ के द्वितीय नियम का सूत्र है। तो ये हमारे किरचॉफ के नियम की परिभाषा पूरी हुई। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, परिपथ को कैसे समझते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो अब हम सीखेंगे कि इस परिपथ को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी ऐसे परिपथ दिया हुआ होगा तो हमें पहले उसमें से एक पाश निकालना है। पाश यानी कोई भी एक परिपथ, जैसे इसमें दो ये दिए हुए परिपथ, तो इस पूरे परिपथ में से पहले हम केवल एक परिपथ लेंगे। तो बंद पाश ए बी सी डी ए, तो बंद पाश ये पूरा हो गया। जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर खत्म करने के लिए हमको वापस ए लिखना पड़ेगा, जिससे हमको पता चले कि यही बंद पाश ए बी सी डी ए है। ओके, तो बंद पाश ए बी सी डी है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, हम एक ही धारा की दिशा में चलेंगे। जब ये धारा की दिशा, जैसे यहाँ पर I1 चल रही है तो I1 लेते रहेंगे, I1 यहाँ पर जा रही है I1 R1, आप पता ही है सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, तो प्रतिरोधों से गुणनफल करेंगे और उसको जोड़ेंगे। अगर सेकंड वाला हुआ तो I2 R2,
पर I1 लेके चल रहे हैं तो I1 ही चलेगी हमारे साथ, तो यहां से हम लेते हैं। जब धारा की दिशा में चल रहे हैं, यहां से चलते हैं हम, यहां से I1 निकली, I1 यहां से पूरी घूम कर आई, तो यहां से I1 इंटू R1 हो रहा है, I1 R1। यही सीखा है हमने कि प्रतिरोधों का, धारा के संगत प्रतिरोध का गुणनफल। यहां से I1 R1 चली और यहां पर आ गया हमारे पास सेल। और जैसे ही सेल आता है तो सेल से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, बाहर यानी पहले ये वाला साइन आया, उसके बाद ये वाला साइन आया, माइनस और प्लस, तो जैसे ही बाहर निकलेंगे वो वाला साइन के साथ हमें सेल को लेना है प्लस, और किस तरफ लेना है, बराबर के निशान के उस तरफ। इवन सेल आया, बराबर के निशान के साथ लेना है। सेल से बाहर निकल रहे तब कौन सा निशान आया, पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव लेना है इवन। ये बहुत ही इजी टेक्निक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो रियल जो मेथड है इसकी मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिससे मुश्किल पड़ता है कि पहले यहाँ पर माइनस में लो फिर उधर भेजो तो प्लस हो जाता है। बाकी शॉर्ट ट्रिक में आप ये याद रखो कि जैसे हम बाहर निकलते हैं, धारा की जिस दिशा में चल रहे हैं और जिस सेल से हम बाहर निकलेंगे, यहाँ से धारा गई, यहाँ से निकली, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ई पॉजिटिव आएगा और बराबर के उस तरफ आएगा। आ गया, यहाँ से I1 इवन आ गया, यहां से वापस नीचे आए, यहां पर I2 धारा चल रही है, पर हम क्या कर रहे हैं, I1 धारा ही लेके चल रहे हैं, तो I1 धारा के साथ लिखेंगे। I2 धारा इसके अपोजिट में आ रही है, तो यहाँ पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर धारा कौन सी है, I2 और प्रतिरोध कौन सा, R2, पर ये जो धारा है वो इसके ऑपोजिट में आ रही है, इसलिए यहाँ पर निशान लगेगा माइनस का, क्योंकि हम तो I1 धारा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और I2 धारा ऑपोजिट में, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगेगा। और I2 और इसका संगत प्रतिरोध कौन सा है, R2, तो R2 आ जाएगा। आ गया, और यहां पर एक सेल है, बीच में एक सेल भी है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जिस निशान से हम बाहर निकलते वही साइन सेल के साथ लेना है। तो यहां से अंदर घुसे प्लस से और बाहर आए माइनस से, तो माइनस का E2 आएगा और किस तरफ आएगा, उस तरफ, बराबर के इस तरफ, तो माइनस का E2। तो ऐसे होता है हमारा परिपथ सॉल्व। अब इसको ही अगर हम I2 धारा को लेके चले, तो I1 धारा तो ऐसे आ रही थी इसलिए हमने ऐसे किया, अब I2 धारा इधर से जा रही है तो हम इधर से ट्राई करेंगे। हम करना एक से ही है, पर मैं आपको दोनों से बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि धारा की दिशा में कैसे चलना। I2 धारा इधर से चली, I2 चली, I2 का संगत प्रतिरोध R2, तो अब ये पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हम I2 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो I2 R2 यहां से निकले, सेल में गए, माइनस का निशान, और बाहर निकल रहे तो कौन सा आ रहा है, प्लस का निशान, तो प्लस का निशान आ जाएगा E2। आ गया, E2 प्लस आ गया, I2 चल रहे हैं हम। यहाँ पर I1 अब ऑपोजिट डायरेक्शन में इस ओर आ रही है, पर हमको तो इस ओर जाना है, इसलिए माइनस I1 R1, ये हो गया बराबर। अब यहाँ पर एक सेल भी आ रहा है, प्लस से घुसे और माइनस से निकल रहे हैं इस बार, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस E1। तो इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बता चुका हूं। अब हम आ जाते हैं इसमें बंद पाश CDEFC में, CDEFC, ओके, ये वाला है नीचे वाला हमारे पास बंद पाश। तो इसमें भी हम धारा के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहां से क्या लेंगे, I2 R2 लेकर चले, नीचे आए, यहाँ पे क्या हो रही है, I3 जा रही है, I3 R3, और ये इसी डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि I2 ऐसे जा रही है और I3 भी नीचे ही जा रही है और इसी डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव I3 R3, ओके। अब यहां से गए, यहाँ पे आए, तो हमारे पास बीच में एक सेल था, I2 R2, यहां से आते ही अब सेल का निशान कैसा आएगा, धारा की दिशा से जहां से बाहर निकलते हैं वो निशान आ जाता है। तो हम माइनस से घुसे और प्लस से धारा बाहर निकली, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, E2। तो ऐसे करते हैं परिपथ सॉल्व। अब मैं आपको इस पूरे का करके बताऊंगा, पूरे का यानी एक बार हमने ये लिया, एक बार हमने ये लिया। अब A, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे, तो एक बार आप ये नोट कर लो। हम दो बंद पाश का पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे तीसरे बंद पाश का, ABEFA। हाँ, और एक और बात कि इसको हम I3 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, I3 के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो भी सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों की एक ही है। जैसे I3 के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो सेम टू सेम ही आएगा, चेंज तो कुछ होने का है नहीं, केवल दोनों के माइनस का निशान आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे हम इस करंट की डायरेक्शन में ही चलते हैं, अब करंट की अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो ऐसे चलना पड़ेगा हमें। जैसे कि यहां से हम चलते हैं तो I2 और R2 ऑपोजिट है,
तो यहाँ पर वो आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा -I2R2। आप करंट कैसे भी निकाल सकते हो, उस धारा की दिशा में चल के भी निकाल सकते हो, ऑपोजिट दिशा में भी चल के निकाल सकते हो। बस ऑपोजिट में माइनस का चार्ज आ जाएगा और धारा की दिशा में चलोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस ऑपोजिट दिशा में चले I2R2, और ये सेल कहां पर आ रहा है, -E2 आ रहा है, यहां से प्लस से घुसे और माइनस की तरफ जा रहा है, तो इक्वल्स टू -E2, -E2 लिख दिया। अब यहां से जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, यहां पर I3 का संगत प्रतिरोध कौन सा, R3, ये भी I3 ऊपर जा रही है पर हम नीचे आ रहे हैं, धारा की दिशा में हम ऐसे चल रहे हैं, यहां से यूं करके फिर यूं, पर ये तो यहां से यूं करके यूं जा रही है, तो यहां पर I3 -R3 मतलब -I3R3। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और माइनस बाहर आ जाएगा, इस माइनस से माइनस कट के दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम कैसे भी ले आंसर एक जैसा ही आएगा। समझ गए होंगे आप इससे ये बात, ओके। तो अब हम बंद पाश लेंगे ABEFA, तो ये नोट कर लो। हाँ, तो अब हम बंद पाश लेते हैं ABEFA, यानी हमें बीच वाले से कोई मतलब नहीं, हम केवल इस वाली रो में चलेंगे, इस वाले परिपथ, बीच वाली लाइन से हमारा कोई लेना नहीं है। ABEFA यानी ये वाला पूरा बाहर से, तो यहां से हम I1 के अकॉर्डिंग चलते हैं, I1 चल रही है, I1 नीचे आई तो I1 का संगत प्रतिरोध कौन सा है, R1, यहां से I1 R1, तो यहां से हम लिख देंगे I1 R1। अब यहां पर बीच में सेल आ रहा है, माइनस से घुसे धारा, और धारा कहां से निकली, प्लस से निकली, तो प्लस का E2 आ जाएगा, प्लस का E2 आ गया। अब यहां से जा रहे हैं हम, ये वाला परिपथ लिया तो नीचे जाएंगे, बीच वाली रो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, नीचे आए तो I3 भी I1 के अकॉर्डिंग दिशा में जा रही है, तो प्लस का निशान आएगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती, I3 ऊपर होती तो -I3R3 करते, बट एक ही डायरेक्शन में जा रही है इसलिए हम लिखेंगे I3R3। तो यहां से गए, अब बीच में ना तो कोई सेल है और ना ही कोई प्रतिरोध है और ना ही कोई धारा है, इसलिए केवल I3R3 इक्वल्स टू E2। इस परिपथ में तो केवल E2 सेल है और उसमें तो हम गए नहीं, हमने बंद पास लिया ABEFA, तो इस परिपथ में ये वाली समीकरण बनेगी। तो आप समझ चुके हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दी होगी, E2 की, R1 की, I3 की और I1 की नहीं दी होगी, तो इन सब की वैल्यू से की हेल्प लेके हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, या I3 की वैल्यू नहीं दी है तो I3 की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कल मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ, और ऐसे ही अपने फिजिक्स का कोर्स पूरा करते रहिए। और ये सब नोट कर लेना, किरचॉफ का द्वितीय नियम हो चुका है, हमारा थर्ड चैप्टर ऑलमोस्ट क्लियर होने पे ही है। कल मैं आपको इसके पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा, जिस पॉइंट्स की हेल्प करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया कि जब भी धारा की दिशा में चलेंगे तो धनात्मक निशान लेंगे, धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक निशान लेंगे। जब सेल धारा की दिशा में होगा तो धनात्मक चिन्ह होगा, सेल में धारा माइनस से प्लस की ओर होगी, और जब धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो सेल में धारा प्लस से माइनस की ओर चलेगी और माइनस का निशान आएगा। ओके, तो यही पॉइंट्स है, कल मैं आपको लिखवाऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे समझाएंगे। और ऐसा कोई भी टॉपिक हो जो मैं पढ़ाना भूल गया हूँ या आपको आपकी बुक में दिया हुआ हो तो वो टॉपिक आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो 2 दिन में अंदर ही मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बता दूंगा। ओके, तो ये नोट कर लो।